हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेस में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 11th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर 7 साम्यावस्था का प्रश्न बैंक सॉल्व करवाने वाली हूं। तो फ्रेंड, इस चैप्टर से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाले हैं और आने वाले हैं 4 अंक के प्रश्न। तो इस वीडियो में मैंने दोनों चैप्टर को कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला प्रश्न है, मानव रुधिर का पीएच मान है। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर है 7.4, ऑप्शन नंबर थर्ड। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल क्षार से बना लवण है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, अमोनियम एसीटेट, दैट इज CH3COONH4। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, साम्य पर उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान होगा। साम्यावस्था पर जो अभिक्रिया होगी उसमें मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान होगा। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 10। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होगा। तो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन उदासीन होता है, आप सब जानते हैं। यदि एसिड या बेसिक नेचर का होता तो हम खाने में नमक का यूज़ नहीं कर पाते। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है। एल्यूमिनियम क्लोराइड एक लुईस अम्ल है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका पीएच मान उच्चतम है। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है एसिटिक एसिड, इसका पीएच होता है 4.74। इसके बाद है सोडियम कार्बोनेट, इसका पीएच होता है 11। इसके बाद है अमोनियम क्लोराइड, इसका पीएच होता है 4.6 से 6 के बीच में होता है। और इसके बाद लास्ट है हमारा सोडियम नाइट्रेट, इसका पीएच होता है 7। तो सारे पीएच देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं। इसका सही आंसर है आंसर नंबर 2। अम्ल वे पदार्थ हैं, अर्नियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो H+ आयन देते हैं। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 1। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। तो फ्रेंड, इसका आंसर आप लोग अपने टीचर से पूछ के मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आप लोगों को नहीं पता है तो भी मुझे कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगी। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी जलीय विलयन का पीएच मान 0 हो, पीएच कैसा हो, 0 हो, तो वह विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। इसका सही आंसर है उदासीन, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद हमारा अगला और लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, साम्य स्थिरांक Kc की इकाई अभिक्रिया N2+2H2 गिव्स 2NH3 के लिए होगी। इकाई क्या होगी, लीटर स्क्वायर मोल की पावर -2 होगी। इसका सही। तो हम आगे बढ़ते हैं अब 4 नंबर वाले क्वेश्चंस की ओर। तो फ्रेंड, 4 नंबर वाले क्वेश्चंस स्टार्ट करने के पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एक अधूरा क्वेश्चन है। इसके आगे क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, तो इसको अपन सॉल्व नहीं करेंगे। बाकी के सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करवाती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। पात्र में एक द्रव अपनी वाष्प के साथ साम्यावस्था में है तथा अचानक पात्र का आयतन बढ़ा दिया जाता है, तो पहली चीज आपको बताना है वाष्प दाब परिवर्तन में क्या प्रभाव पड़ेगा, वाष्प दाब किस तरह से बदलेगा। तो बॉयल के नियम से हम क्या जानते हैं, P व्युत्क्रमानुपाती होता है V के, मतलब वाष्प दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। आयतन बढ़ा देंगे हम तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा या कम हो जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरी बात हमें क्या बतानी है, क्या होता है जब अंत में पुनः साम्यावस्था आती है तथा अंतिम वाष्प दाब का क्या होगा। जब लास्ट में साम्यावस्था आएगी तो अंतिम वाष्प दाब का क्या होगा, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर है, अंतिम रूप से स्थापित साम्य में संघनन की दर वाष्पन की दर के समान होती है। जब लास्ट में साम्य स्थापित होता है तो संघनन की जो दर होती है वो वाष्पन की दर के समान होती है। तो वाष्प दाब पहले के समान ही रहेगा, मतलब वाष्प दाब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, साम्य स्थिरांक का व्यंजक लिखते समय
समझाइए कि शुद्ध द्रवों और ठोसों को उपेक्षित क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर है साम्य स्थिरांक का व्यंजक लिखते समय शुद्ध द्रवों और ठोसों को उपेक्षित किया जा सकता है। क्यों उपेक्षित किया जा सकता है? क्योंकि शुद्ध द्रवों और ठोसों का मोलर सांद्रण उनकी मात्रा पर निर्भर नहीं करता। जो शुद्ध द्रव और ठोस होते हैं उनका मोलर सांद्रण जो होता है उनकी मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। इसीलिए साम्य स्थिरांक का व्यंजक लिखते समय हम शुद्ध द्रवों और ठोसों को उपेक्षित कर सकते हैं। अभिक्रिया के अनुसार ऑक्सीकरण द्वारा हाइड्रोजन गैस प्राकृतिक गैस से प्राप्त की जाती है। हाइड्रोजन गैस को प्राकृतिक गैस द्वारा प्राप्त किया जाता है। प्राकृतिक गैस यहाँ पर मीथेन दी हुई है, उसकी जलवाष्प से क्रिया कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो इस अभिक्रिया के लिए हमें Kp का व्यंजक बताना है। Kp क्या होगा? तो Kp बराबर होगा PCO2 इंटू PH2, चूंकि 3 H2 के अणु है इसलिए ब्रैकेट के ऊपर हमने 3 लिखा, बटे PCH4 इंटू PCH2O। मतलब कि आपको करना क्या है कि जो आपके फॉरवर्ड रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं उनको P के साथ लिखना है और उसके बटे में फॉरवर्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट जो है उनको लिखना है। तो ये Kp का मान होगा। अब हमको बताना है कि दूसरा पॉइंट हमें इसमें बताना है Kp एवं अभिक्रिया मिश्रण का साम्य पर संगठन किस प्रकार प्रभावित होगा यदि उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाता है। यदि हम उत्प्रेरक प्रयुक्त कर लें तो Kp और अभिक्रिया मिश्रण का साम्य किस प्रकार से प्रभावित हो जाएगा। तो इसका आंसर है, हम जानते हैं जो उत्प्रेरक होते हैं वो साम्य को प्रभावित नहीं करते हैं। ये साम्यावस्था की कंडीशन होती है कि उत्प्रेरक साम्य को प्रभावित नहीं करते हैं। तो चाहे जितना भी उत्प्रेरक मिला ले हम कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। मतलब दोनों अभिक्रिया फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का वेग एक समान होगा। तो चूंकि उत्प्रेरक साम्यावस्था नहीं बदलता है अतः अग्र एवं प्रतीप दोनों अभिक्रियाओं के वेग समान सीमा में वृद्धि हो जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है भौतिक प्रक्रमों में साम्यावस्था के सामान्य अभिलक्षण लिखिए। भौतिक प्रक्रम जो होते हैं उसमें साम्यावस्था के क्या लक्षण होते हैं ये लिखना। बंद पात्र में कराई जाए तो निश्चित ताप पर जब हम अभिक्रिया कराते हैं बंद पात्र में तब साम्यावस्था आती है। दूसरा पॉइंट है हमारा साम्यावस्था में दोनों ही विरोधी अभिक्रियाएं मतलब ये फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन का वेग समान होता है। मतलब कि ये है कि ऐसा लगेगा कि अभिक्रिया रुक गई है लेकिन अभिक्रिया रुकती नहीं है। जितने वेग से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है उतने ही वेग से बैकवर्ड रिएक्शन होती रहती है और ये एक स्थायी अवस्था होती है। इसके बाद अगला पॉइंट है निकाय के सभी मापने योग्य गुण स्थिर रहते हैं। मतलब ताप स्थिर रहेगा, दाब स्थिर रहेगा, आयतन स्थिर रहेगा। जितने भी योग्य गुण हैं जिनको आप माप सकते हैं सबके सब स्थिर रहेंगे। इसके बाद लास्ट पॉइंट है किसी भी समय इन राशियों का मान यह दर्शाता है कि साम्यावस्था तक पहुंचने के पूर्व भौतिक प्रक्रम किस सीमा तक आगे बढ़ चुका है। तो ये थे साम्यावस्था के सामान्य अभिलक्षण। हमारा अगला क्वेश्चन है साम्यावस्था को प्रभावित करने वाले लासा तेलीय या लीसा तेलीय का सिद्धांत लिखना है। तो लीसा तेलीय का सिद्धांत क्या है? यदि किसी अभिक्रिया की साम्यावस्था पर उसके साम्य को निर्धारित करने वाले कारक जैसे कि ताप, दाब और सांद्रता में परिवर्तन कर दिया जाए तो साम्य उस ओर विस्थापित होगा जिससे कि इस कारक से होने वाले परिवर्तन का प्रभाव नष्ट हो जाता है। ये लीसा तेलीय का नियम था। क्या था? साम्य को निर्धारित करने वाले कारक ताप, दाब, सांद्रता में परिवर्तन कर दे तो साम्य उस ओर विस्थापित हो जाएगा जिस दिशा में उसका प्रभाव नष्ट हो जाए। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न पदार्थों का पीएच मान लिखना है, पीएच लिखना है। तो दूध का पीएच होता है 6.5 से 6.7। इसके बाद काली कॉफ़ी का पीएच होता है 5.0। इसके बाद टमाटर सॉस का पीएच होता है 5.10 यानी कि 10 से 5.80। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा नींबू पानी का पीएच होता है 5। अब इसके बाद हमें
बताना है अगले क्वेश्चन में कौन से लुईस अम्ल है। तो सबसे पहले लुईस अम्ल होते क्या हैं हम ये बता देते हैं। लुईस अम्ल इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज होती है, ऐसी स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो किसी से आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, लुईस अम्ल कहलाते हैं। तो यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं H2O, BF3, H+, NH4+, CO+3, Mg+2 और NH3। तो आप लोग याद रखिएगा जहाँ पर भी धनावेश होता है, धनावेश कैसे बना है, इसने किसी को इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया है तो स्वाभाविक बात है वो इलेक्ट्रॉन किसी से ले भी सकता है। तो जहाँ पर भी प्लस आएगा वो सारे के सारे लुईस अम्ल होंगे। यानी कि इतना तो कंफर्म हो गया कि H+, NH4+, CO+3 और Mg+2 क्या है, लुईस अम्ल है। इसके बाद बचते हैं आपके H2O, BF3 और NH3। तो H2O में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हम सब जानते हैं। तो जब ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन कैसे एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये लुईस अम्ल नहीं होगा। इसके बाद BF3 में बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो ये लुईस अम्ल होगा। और अमोनिया की संरचना में हम जानते हैं कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता बल्कि इन इलेक्ट्रॉन्स को किसी को दे सकता है, इसलिए ये लुईस क्षार होगा। तो इनमें से लुईस अम्ल कौन कौन से हैं, BF3 है, हाइड्रोजन आयन है, अमोनियम आयन है, CO+3 आयन है और Mg+2 आयन है। ध्यान रखिएगा जहां पर भी धन आयन होंगे वो सारे के सारे लुईस अम्ल होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या अर्थ है निम्न स्पीसीज के लिए अम्ल क्षार बताइए। संयुग्मी अम्ल क्षार अपन को बताना है। जो स्पीसीज जो दी हुई हैं वो है नाइट्रस एसिड, साइनाइड है, हाइपोक्लोरस है, एसिड है, फ्लोराइड है, हाइड्रोक्साइड आयन है, कार्बोनेट आयन है, सल्फाइड आयन है, अमोनियम आयन है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं संयुग्मी अम्ल क्षार क्या होते हैं। तो संयुग्मी अम्ल क्षार ऐसा युग्म होता है जिसमें एक प्रोटॉन का अंतर होता है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि फ्लोराइड है, यदि इसको कहीं से हम H+ आयन दे दें तो ये क्या बन जाएगा, HF बन जाएगा। और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, H+ क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। और HF क्या है, इसका संयुग्मी अम्ल होगा क्योंकि इनमें एक प्रोटॉन का अंतर होती है। तो ऐसी सारी स्पीसीज जिसमें एक प्रोटॉन का अंतर होता है संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म कहलाते हैं। अब जैसे कि HNO2 को, हाँ ये क्या है, नाइट्रस अम्ल है, हम सब जानते हैं। तो इसका क्षार हम कैसे बना सकते हैं, इससे एक प्रोटॉन निकाल दो तो ये बन गया NO2 माइनस क्षार। अब साइनाइड आयन है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन युग्म जो ग्रहण करते हैं हमने क्या बताया अभी, वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं, है ना। तो ये क्षार है, इतना तो आपको क्लियर हो गया। अब आपको इसको संयुग्मी अम्ल बनाना है तो प्रोटॉन का अंतर होता है तो इसको हाइड्रोजन दे दो। इसके बाद हाइपोक्लोरस अम्ल है, ये हम बोल रहे हैं हाइपोक्लोरस अम्ल है तो इसका संयुग्मी क्षार होगा। क्षार के लिए आप प्रोटॉन निकाल दो, ClO4 माइनस हो गया। इसके बाद फ्लोराइड का एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को समझा ही दिया है। आगे बढ़ते हैं अपन हाइड्रोक्साइड आयन की ओर। हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH माइनस आयन, ये किसी से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं वो क्षार कहलाते हैं, हम जानते हैं ये क्षार है। तो इसका अम्ल क्या हो जाएगा, HOH, यानी कि क्या हो जाएगा, H2O, यहाँ पर अम्ल हो जाएगा संयुग्मी अम्ल। इसके बाद कार्बोनेट आयन की बात करें तो कार्बोनेट आयन के ऊपर कैसा चार्ज है, -2 चार्ज है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं तो ये हो गए क्षार। इसको हाइड्रोजन दे दो तो वो क्या हो जाएगा, H2CO3, ये उसका हो जाएगा संयुग्मी अम्ल। इसके बाद बात करते हैं हम सल्फाइड आयन की। सल्फाइड आयन के ऊपर ऋणावेश है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट किए हुए हैं तो ये क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। इसके बाद यदि हम इसको H2 दे दें, हाइड्रोजन दे दे तो ये क्या कहलाए, इसका अम्ल बन जाएगा। तो सल्फाइड आयन का संयुग्मी अम्ल क्या है, H2S है। और अमोनियम से यदि हम H+ आयन निकाल दें तो इसका संयुग्मी क्षार NH3 बन जाएगा। तो ये था इसका आंसर। नाइट्रस अम्ल का संयुग्मी क्षार क्या है, NO2 माइनस। साइनाइड का संयुग्मी अम्ल क्या है, HCN। हाइपोक्लोरस अम्ल का संयुग्मी क्षार क्या है, ClO4 माइनस आयन। फ्लोराइड क्षार है, इसका अम्ल क्या है, संयुग्मी अम्ल HF है। हाइड्रोक्साइड आयन का संयुग्मी अम्ल H2O है।
कार्बोनेट आयन का संयुग्मी अम्ल H2CO3 है, सल्फाइड आयन का संयुग्मी अम्ल H2S है और अमोनियम का संयुग्मी क्षार NH3 है। अब H2O, HCO3 माइनस, HSO4 माइनस और NH3 ब्रोस्टेड अम्ल और क्षार दोनों की भांति व्यवहार करते हैं। प्रत्येक का संयुग्मी अम्ल और क्षारक लिखना है, मतलब संयुग्मी अम्ल भी लिखना है और संयुग्मी क्षार भी लिखना। तो सीधा सा फंडा है, संयुग्मी अम्ल बनाने के लिए आप क्या करो, H+ आयन जोड़ दो और संयुग्मी क्षार बनाने के लिए हाइड्रोजन आयन को निकाल दो। संयुग्मी अम्ल बनाने के लिए हाइड्रोजन आयन जोड़ना है और संयुग्मी क्षार बनाने के लिए हाइड्रोजन आयन को निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। H2O का संयुग्मी अम्ल बनाना है आपको, तो संयुग्मी अम्ल बनाने के लिए क्या करना है, H+ जोड़ना है। तो क्या बन जाएगा, H3O+। तो इसका हो गया संयुग्मी अम्ल। और संयुग्मी क्षार बनाना है तो H2O से H क्या कर दो, माइनस कर दो, तो H माइनस हो जाएगा तो OH माइनस बन जाएगा, तो ये इसका संयुग्मी क्षार होगा। सेम इसी तरह से आगे भी आप करिएगा। HCO3 माइनस का संयुग्मी अम्ल क्या होगा, अम्ल बनाने के लिए आपको H+ जोड़ना है तो H2CO3 हो जाएगा संयुग्मी अम्ल, और क्षार बनाने के लिए इस हाइड्रोजन को निकाल दीजिए तो CO3-2 हो जाएगा इसका क्षार। इसी प्रकार से HSO4 माइनस का जो अम्ल होगा वो क्या होगा, H+ जोड़ दो तो H2SO4 हो जाएगा, और क्षार क्या हो जाएगा, इस हाइड्रोजन को हटा दो तो SO4-2 इसका संयुग्मी क्षार हो जाएगा। इसी प्रकार से NH3 का संयुग्मी अम्ल बनाना है आपको, तो क्या कर दोगे, हाइड्रोजन जोड़ दोगे तो NH4+ हो जाएगा, और संयुग्मी क्षार बनाना है तो हाइड्रोजन निकाल दो NH2- बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका संयुग्मी क्षार। अम्ल एवं क्षार में वर्गीकृत कीजिए तथा बताइए कि किस प्रकार लुईस अम्ल और क्षार के समान व्यवहार करते हैं। यहाँ पर अपना ऑप्शंस दिया हुआ है OH-, F- H+ और BCl3। इनमें आपको ये बताना है कि लुईस अम्ल कौन है और लुईस क्षार कौन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लुईस अम्ल क्या होते हैं। तो वे सारे स्पीसीज जो आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं अम्ल कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो H+ आयन और BCl3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हैं तो ये क्या कहलाएंगे, लुईस अम्ल कहलाएंगे, क्योंकि अष्टक इनका पूरा नहीं है। अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं तो H+ और BCl3 क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो ये लुईस अम्ल कहलाएंगे। इसके बाद देखते हैं लुईस क्षार। तो वे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन युग्म आसानी से दान दे दे क्या कहलाएंगे, लुईस क्षार कहलाएंगे। तो यहाँ पर OH- और F- जो होंगे वो लुईस क्षार होंगे, क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म दान दे सकते हैं। इस लास्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्सिल आयन को समझाइए। तो हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन एक ऐसा धनायन है जो जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन से बनता है। मतलब जल में अगर हाइड्रोजन आयन उपस्थित है तो ये जल के साथ जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा, H3O+ बना लेगा, जिसे हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। क्योंकि जल में ये मुक्त अवस्था में नहीं रह पाते। कौन मुक्त अवस्था में नहीं रह पा सकते, हाइड्रोजन आयन मुक्त अवस्था में नहीं रह पाते, तो ये जल के साथ क्रिया कर लेते हैं और जल में घुलकर क्या बनाते हैं, H3O+ बनाते हैं, जिसे हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। तो हाइड्रोक्सिल आयन क्या होता है, आप सब जानते हैं, OH- आयन, जिसे आप हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। ये कैसा आयन है, द्विपरमाणुक आयन है। इसमें 2 परमाणु होते हैं, जिसमें एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं और इसके ऊपर ऋणावेश होता है। तो ये क्या कहलाता है, हाइड्रोक्सिल आयन कहलाता है। तो फ्रेंड, कैसा लगा वीडियो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।